खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाय हेलो। क्या हो गया भाई, कमेंट बंद क्यों हो गए? आवाज आ रही मेरी? नमस्ते जी, नमस्ते। खुश रहो। हाँ, आप कमेंट दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, तो कल की छुट्टी है लगता है, मुझे लगता है। कल कोई क्लास है क्या आप लोगों की? मृन्मय, एक मॉल की तुम्हें वैल्यू नहीं पता, इसीलिए 2 मॉल मांग रहे हो तुम। जिस दिन इस 1 मॉल की वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो कहोगे कि सर 1 मॉल तो बहुत है, एक दिन भी 1 मॉल मिल जाए ना तो इससे ही जिंदगी निकल जाएगी। जबकि यहाँ तो हर क्लास में 1 मॉल आशीर्वाद मिलता है। नहीं। भाई अपनी तो ऑफ है नहीं, अपनी तो क्लास है। वैसे कल मेरी क्लास ही नहीं होती। आज है, फिर परसों होगी। दिल मांगे मोर। बेटा दिल को थोड़ा सा समझाओ। हाँ। ज्यादा परेशान ना होवे। ये मयंक यार, बहुत सारे मयंक। मयंक तुम आज पहली बार आए हो, ऐसा तो लग नहीं रहा तुम्हें। लाइव आफ्टर लॉन्ग टाइम। डेंगू हुआ था। यशराज। टेक केयर यशराज। होपफुली अब एकदम बहुत अच्छी तरह से तुम सारा अपना बैकलॉग क्लियर कर लोगे। तनिष्क कह रहा 1 मोल मतलब 18 ग्राम वाटर, 196 ग्राम गोल्ड, अवेगेड्रो नंबर। अरे क्या, डायरेक्ट कहो ना, 1 मोल डॉलर, 1 मोल रुपए बहुत है, ऐसे बोलो। 1 मोल। हाँ सोचो, 1 मोल रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में है। हम बैंक भी नहीं संभाल पाएगा रे, इतना बड़ा तो बैंक भी नहीं है कि वो 1 मोल रुपए संभाल पाए। दुनिया के सारे बैंकों में जितना भी पैसा सब मिला लो तो भी 1 मोल नहीं होगा, पता है तुम्हें? दुनिया में जितने रुपए हैं सब जोड़ लो तो भी 1 मोल नहीं होगा। क्या है, यूएस की इकोनॉमी है 25 ट्रिलियन के आसपास। रशिया कुछ, सॉरी, चाइना भी 20 के आसपास। ट्रिलियन मान लो। सब मिला मिलू के 100 ट्रिलियन भी मान लो। बिलियन 10 की पावर 9। ट्रिलियन 10 की पावर 12। 100 ट्रिलियन 10 की पावर 14। चलो मान लो 10 की पावर 14 की जगह 10 की पावर 15, तो भी सोचो 10 की पावर 23। और 10 की पावर 23 10 की पावर 15 से पता है कितने टाइम्स ज्यादा है? कितने टाइम्स ज्यादा है? एक दो गुना नहीं है। कितने गुना पता है? 10 की पावर 8 टाइम्स। सोचो। कोई कह रहा है 8 टाइम्स नहीं, 10 की पावर 8 टाइम्स। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, छोड़ो अब खैर इनकी बातों को। ये रुद्रा ने क्या लिखा हुआ है, A+2B कन्वर्टिंग इनटू सी, का 1 मोल। रुद्रा पता नहीं कहाँ चला गया तुम्हारा कमेंट। ये क्या लिखा भाई? कृष्णा ने किम जॉन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया वाला। मैं वेकेशन पे नहीं जा रहा बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा।
यस, सबके कमेंट विजिबल है। जो नए स्टूडेंट है, हाय सर आई एम न्यू, ये ठीक है यार, डेली कोई आके लिख देता हाय सर हेलो क्या बात है, आई एम राज। हम्म। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये कहूँगा कि जब भी कभी कोई लेक्चर देखना स्टार्ट करें, आप फर्स्ट उस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से देखिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। उस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखो, जो भी बातें, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है। इस इसमें दो राज है, मैं राज लक्ष्मी हूँ। इसमें दो राज है। ओहो, ये तो सही में राज है। मैं राज नहीं, राज लक्ष्मी हूँ। सर शीट को 10 दिन, 10-20 दिन के बाद बात दोबारा करते हैं तो और कितना टाइम लगता है? चलो होमवर्क डिस्कस करें। क्या था भाई होमवर्क, क्या था? बताना भाई होमवर्क। हाँ, कुछ तो होगा। और करते जाओ। ये तो बहुत पुराना है यार। एक सेकेंड, नीचे आना। हाँ ठीक है, और देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा। नहीं, ये तो पुराना लग रहा है मुझे। होमवर्क क्या दिया था? 37 से 40 और 52 से 60। S1 में कुछ दिया था क्या? ये तो O1 में दिया है ना, और S1 में? यार, एक लास्ट क्लास मुझे याद है, एक क्वेश्चन का आंसर 80 एटमॉस्फेयर था, अभी भी कोई कह रहा 5 कैसे आएगा भाई, बता दे तुम। S1 में 17 से लेके 31 तक। चलो, यही है ना होमवर्क? तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहले O1 पर आ जाइए। O1, S1, O1 प्रेजेंट, S1 प्रेजेंट या एबसेंट? टेस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम जितना पढ़ा दिया सब आ रहा भाई। ओह, रुको 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 भाई रुको। 37 से 40, 37 से 40 में कोई डाउट? 38 में बता देता हूं, उसमें एक पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है? C2H5OH लिक्विड प्लस CH3COOH लिक्विड converting into CH3COH liquid plus H2। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पर ब्रैकेट में अगर लिक्विड लिखा हुआ है और एक्वस लिखा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? यहां C2H5 आएगा।
हाँ, यहां पर लिक्विड और यहां पर एक्वस, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है कि यहां पर जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो प्योर एल्कोहल, प्योर, इसमें कोई पानी नहीं है, इसमें भी कोई पानी नहीं है। हाँ, जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा वाटर प्रोड्यूस होगा, इसमें थोड़ा सा वाटर प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहां पर जब हमने इसको मिक्स किया तो ये अल्कोहल का पानी में एक सॉल्यूशन था, यहां पर भी अल्कोहल का पानी में एक सॉल्यूशन था, तो ऑलरेडी वाटर है यहां पर बहुत सारा, कुछ और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहां पर वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, यहां पर वाटर थोड़ा सा प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां वाटर सॉल्वेंट है, यहां वाटर सॉल्वेंट नहीं है। तो जब आप केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो मैंने कहा था ना, सॉल्वेंट अपीयर नहीं होते हैं, तो यहां पर तो वाटर सॉल्वेंट नहीं है, तो यहां पर वाटर अपीयर होगा। ये बाकी मैंने लिखा नहीं है, समझ जाना। ये मतलब जो भी यहां पर ये C2H5OH और इस तरह से है, लेकिन इसका जब केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें वाटर अपीयर नहीं होगा। ये दोनों में डिफरेंस आएगा। समझ में आ गई बात? तो अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें 1, इसका भी 1 मोल, 1 - x, x और x। जीबी सर और जेपी सर से भी कहो कि वो भी हॉलीडे पे जाए, जिससे हमें टेस्ट रिवीजन टाइम मिले। 54, 55, 57 सब में डाउट है, समझ में आ गया ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं 52 से 60। क्या डाउट है इतना है बेटा? सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आ रहा प्रियांशु? 54, 55 सबके सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा? हद हो गई यार। नहीं बता रहा, 54 भी नहीं बता रहा हूं, 54, 55, 56, क्या है इनमें? मतलब आप, तुम क्या सोचते हो बस एग्जाम में 2+2 पूछा जाएगा तुमसे? हैं 1 - अल्फा, अल्फा/2। और इनफैक्ट इसका तो एक्सप्रेशन भी मैंने क्लास में लिखा था। कौन है ये? प्रियांशु बेटा, इसका तो एक्सप्रेशन भी क्लास में लिखा था मैंने, पता है, और समझाया भी था कि इसमें ना तो प्रेशर की टर्म आती है ना वॉल्यूम की टर्म आती, मतलब अल्फा तभी चेंज होगा। नहीं बता रहा बेटा, 57 में कुछ करना ही नहीं है। जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, रिएक्शन जैसे जैसे होगी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो एम एवरेज जो है वो कम होगा, और एम एवरेज कम होगा तो वेपर डेंसिटी भी कम होगी। एक रिएक्शन के होने पर अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो एम एवरेज कम होगा, एम एवरेज कम होगा तो वेपर डेंसिटी भी कम होगी। 59, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा 9 at 7 एटमॉस्फेयर, A2 converting into B2 plus C2, 1 - अल्फा, Kp which is 9,
अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, टोटल प्रेशर 7, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 7। सॉल्व करो इसको तो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 विच इज 0.75। लास्ट क्लास में मैंने कहा था केपी से अल्फा, और अब मैं इस अल्फा से एम एवरेज निकाल सकता हूं। एम एवरेज क्या होता है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास अगर इसका 1 मोल लिया है तो 1 मोल A2 का मास है 70, तो टोटल मास तो 70 रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन तीनों का सम विच इज 1 प्लस अल्फा, यानी 70 डिवाइडेड बाय 1.7 अल्फा। और क्वेश्चन नंबर 60 में, ये 59 था, 60 में एक स्टेप और बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 60 में केपी से अल्फा, अल्फा से एम एवरेज, और फिर एम एवरेज से डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। देखो वेपर डेंसिटी अलग होती है, डेंसिटी अलग होती है। एम एवरेज से डेंसिटी कैसे आएगी? पीएम इक्वल्स टू डी आर टी। अगर ये किसी मिक्सचर की डेंसिटी है तो ये उस मिक्सचर का एम एवरेज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 में प्रेशर दे रखा है, अल्फा दे रखा है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 60 में देखा जाए तो केमिकल इक्विलिब्रियम का तो कोई रोल ही नहीं है। देर इज नो रोल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा दे रखा है। अल्फा से स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है। अल्फा से एम एवरेज निकालो, वो कैसे निकालना उसके तरीके ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो अल्फा से एम एवरेज और एम एवरेज से डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन में एक स्टेप कम है, केपी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रियांशु बेटा पुराने लेक्चर्स देखो, है ना, जो चीज मैं पढ़ा चुका हूं वो बार बार नहीं पढ़ाता हूं। नहीं बता रहा बेटा, 58 रहने दो। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 58 में भी केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई रोल नहीं है। मॉल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स देखो, सब समझ में आ जाएगा। S1 पर आ जाइए। S1 क्या दिया था उसमें? 17 से लेके 31 तक, 17 से लेके 31 तक कौन प्रियांशु है जो मेरा नाम बदनाम कर रहा है? ये बात भी सही है बेटा यार, ये भी मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहां पर हर नाम से दो दो तीन तीन चार चार होते हैं, कोई किसी का नाम सीरियसली। मुझे भी लगा यार प्रियांशु कल तक तो बड़ा सही बंदा था, आज ये ऐसे कैसे डाउट पूछ रहा है मेरे को भी, और अब भूल जाता हूं मैं भी सीरियसली यार। अरे बेटा तनिष्क अभी रुक जा। तो एक काम करना, टाटा का जो तनिष्क है ना उसी को ही खरीद लेना तुम। हाँ, 17 में भी डाउट है, 18 में भी डाउट है, 19 में भी डाउट है, 20 में भी डाउट है। बेटा कह दो सारे बता दो सर, ऐसे ही क्यों पूछते हो डाउट? मैं भी चिल्ला चिल्ला के पूछूं डाउट, तुम कह दो सर ऑल 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 ऑल। डाउट किसमें? ऑल। मैं क्लास में पढ़ाता क्यों? मुझे जब सब में ही डाउट है तो मैं पढ़ा के क्या कर रहा हूं? अच्छा, एक प्रियांश भी है। प्रियांश कह रहा अच्छा हुआ सर मेरे नाम में आगे यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 18 में ढंग से देखो, सॉलिड एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होते हैं। 17 में सल्फर सॉलिड है, उसके मोल से कोई लेना देना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 17 में डेल्टा एन जी 0 है, H2 प्लस सल्फर H2S के पी के सी सब बराबर 0.2 माइनस एक्स एक्स 6.8 इंटू 10⁻⁻2 एक्स अपॉन 0.2 माइनस एक्स। शर्म करो रे, शर्म करो। हैं? नेक्स्ट। अच्छा, आंसर कुछ और दिख रहा, सॉल्व कर, इससे जो भी आ रहा वो सही है बेटा, इससे जो भी आ रहा वो सही है। वैसे जो आंसर दे रखा हो तो गलत ही है, सॉल्यूशन में देख लेना। नाइनटीन नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20th, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। Kp दे रखा है 4 × 10⁻⁻2 विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यानी CO2 का प्रेशर पता चल गया। और अब देखो सीधी सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट से जितने मोल CO2 के बनेंगे उतने ही कैल्शियम ऑक्साइड के बनेंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, CO2 का प्रेशर पता चल गया। CO, क्योंकि ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो Kp के एक्सप्रेशन में केवल CO2 आएगा। अब CO2 के मोल्स निकाल लो। तो CO2 का प्रेशर V, वॉल्यूम दे रखा है N, जितने मोल CO2 के होंगे उतने ही CaO के होंगे, तो मास ऑफ CaO N × 56। नहीं बता रहा बेटा, 22 भी नहीं बता रहा हूं, 20। ये आंसर में कुछ गड़बड़ लग रही है यार मेरे को। 22 का आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5 विच इज 31 इंटू 10⁻⁻15। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O 25 3 4, तो इसको मैं 5 की पावर 5 लिख सकता हूं, यानी ये 5 × 10⁻³ हो जाएगा। सही है, सॉल्यूशन में गड़बड़ है, ये ठीक है। सही है आंसर, सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ लग रहा है।
23 का आंसर नहीं आ रहा ऐसा? वन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 6 इक्वल्स टू 64 इंटू 10 की पावर 84। तो वन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये 2 की पावर 6 है, तो 2 इंटू ये हो जाता है 14। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -14, विच इज 5 इंटू 10 की पावर -15। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है जी। कहां गड़बड़ है? बिल्कुल सही है पूर्णिम, रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सब सही है, कोई डाउट कोई गड़बड़ नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, केपी दे रखा है, उससे केसी निकाल लो। नहीं बता रहा, 25 नहीं बता रहा हूं। और ये एम एवरेज वाले तो बहुत बता दिए मैंने। थर्टी वन में केपी इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन बहुत बार डिराइव कर चुका हूं। केपी दे रखा है 1.78, इससे अल्फा निकालो। अल्फा पता चल जाएगा, उससे एम एवरेज निकाल लेना, और एम एवरेज से पीएम इक्वल्स टू डीआरटी। बेटा देव एक नहीं, दो, ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन बता चुका हूं, ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन बता चुका हूं। हाँ, जो भी कैलकुलेशन है वो तो रहेगी। अगर ये हैवी लग रही तो बेटा और करो ऐसी। भावेश, अगर ये हैवी लग रही तो एग्जाम में इससे ज्यादा हैवी आने वाली है, वो तैयार रहना, या तो छोड़ने के लिए तैयार रहना या करने के लिए तैयार रहना बस। किसी ने कहा कि अल्फा बड़ा गंदा, ऐसा? 1.78 और ये इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2.78 अल्फा स्क्वायर, यानी 178 अपॉन 278, इसका स्क्वायर रूट। मेरे पास तो 0.8 लिखा हुआ ये अल्फा। डिवाइड करके देखो, 89 2 से डिवाइड किया, ये कितना हो गया? 139, है ना? हाँ, 0.8 आ रहा ना? और किसी से कट रहा है क्या? वैसे तो 0.8 आएगा। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, O1 S1 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। O1 और S1 में सुन लो मेरी बात, 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, केवल इसलिए कि थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए। आप लोग पता क्या करते हो, O1 में भी डाउट है, S1 में भी डाउट, सेम क्वेश्चन जो O1 में होता है वैसे ही क्वेश्चन S1 में होता है, लेकिन डाउट्स हमें O1 से भी पूछने हैं, डाउट्स हमें S1 से भी पूछने हैं। ये हालत है।
रिपीट मतलब कॉन्सेप्ट वही होता है बेटा। एम एवरेज वाले क्वेश्चन O1 में भी है, एम एवरेज वाले क्वेश्चन S1 में भी है। सारे क्वेश्चन आप हेडिंग देख लो ना, वो हेडिंग मैच कर रही है, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि एक क्वेश्चन O1 में किया वैसे ही क्वेश्चन S1 में कर लो, एक कॉन्सेप्ट पर दो क्वेश्चन कर लो तो थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन होता क्या सर, आप O1 में भी डाउट बता दो, S1 यहाँ जो चीज प्रैक्टिस के लिए दी थी दोनों ही डाउट मुझे ही बताने पड़ रहे, तुम्हारी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही, मेरी खिंचाई हो रही बस। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। तो लास्ट क्लास में हमने अल्फा की बात भी कर ली, एम एवरेज की बात भी कर ली, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए। अब इस चैप्टर में कह दो कि आधा पार्ट एक तरह से इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ, मतलब एक पार्ट जो है अच्छा खासा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है किसी केमिकल रिएक्शन का लेट्स से हमें एक्सटेंट बढ़ाना है, मतलब उसका अल्फा बढ़ाना है, या किसी केमिकल रिएक्शन का अल्फा कम करना है। हम चाहते हैं कि कोई रिएक्शन 20% हो रही है वो 70% हो, कोई रिएक्शन 70% हो रही है हम चाहते हैं कि वो 20% हो। तो क्या हम किसी रिएक्शन का एक्सटेंट यानी अल्फा क्या बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? क्या लगता है रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, रिएक्शन और आगे जाएगी पीछे आएगी? वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होगा, आगे जाएगी पीछे जाएगी? यानी किसी भी रिएक्शन का अल्फा कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ये अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन का अल्फा अगर आप चाहते हो कि बढ़ाना या कम करना चाहते हो, तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। या तो सिंपली मैथमेटिकली केपी और केसी के एक्सप्रेशन से भी समझा जा सकता है कि किसको बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा, किसको बढ़ाने से अल्फा कम होगा, प्रेशर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा या कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा या कम होगा। ये हम केपी केसी से भी समझ सकते हैं। लेकिन इसी चीज को समझाने के लिए एक और साइंटिस्ट है जिसने यूं कह दो कि और आसान तरीका दिया, जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए एक दूसरा तरीका भी दिया है। बात वही है लेकिन उसको कहने का तरीका बदल दिया, वो है ली शेटेलियर। तो यहां पर यूं कह दो हम ली शेटेलियर प्रिंसिपल अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए ली शेटेलियर। चेटेलियर भी बोला जाता है, शेटेलियर भी बोला जाता है, ली शेटेलियर प्रिंसिपल। क्या है ये ली शेटेलियर प्रिंसिपल, वो देखते हैं। मोहम्मद कह रहा है सर कल मेरा केमिस्ट्री का पेपर था, मैं फोड़ के आया हूं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गुड। आप ऐसे ही पेपर को फोड़ते रहें। ली शेटेलियर प्रिंसिपल, पहले इसका स्टेटमेंट लिखो। इफ ए सिस्टम मतलब कोई भी कंटेनर, इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम मतलब ऑलरेडी उसमें इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई। इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम is subjected to a change in any one of the parameters like moles, volume, temperature, etc. The system nullify या सिस्टम try to nullify
try to nullify that change as far as possible. ट्राई टू नलीफाई यानी कंपनसेट करना, ट्राई टू नलीफाई बोल दो या कंपनसेट भी बोल सकते हो। एज फार एज पॉसिबल, इस लाइन को, इसको अंडरलाइन कर लेना, एज फार एज पॉसिबल। ये नॉर्मली स्टेटमेंट में नहीं लिखी होती है बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एज फार एज पॉसिबल। क्या मतलब है इसका वो समझाता हूं आपको। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही अब मैं इसको समझा रहा हूं, बट दिस इज ली शेटेलियर प्रिंसिपल। ये क्या कह रहा है वो अभी हम समझेंगे, बट पहला पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ए सब्सटेंस। Addition of effect of addition and removal of a substance. Let's say ये कोई रिएक्शन है, A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C। ऑलरेडी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पर इसके A मोल्स है, इसके B मोल्स है और इसके C मोल्स है, ठीक है, ए बी और सी मोल्स है। अगर इसके ए, इसके बी और इसके सी मोल्स है तो कह सकते हो इक्विलिब्रियम को, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना ये इनिशियल नहीं है, एट इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए अपॉन बी इंटू 1 अपॉन वी की पावर -1। ठीक है, तो चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन वी की पावर -1, मतलब वी लिख दिया मैंने इसको। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यानी ये बेसिकली क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम पर सी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। और राइट नाउ ये क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, केसी के बराबर है, यानी ये कंसंट्रेशन का रेशियो केसी के बराबर है। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर में सी के कुछ और मोल्स डाल दिए बाहर से, यानी सी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो राइट नाउ यूं कह दो, जो सी की कंसंट्रेशन थी वो बढ़ गई। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर सी की, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो क्या केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी? अगर सी की बाहर से कुछ और सी डाल दूंगा तो क्या केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, केसी तो उतना ही रहेगा, बिकॉज केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर आपने बाहर से यहां पर सी के कुछ और मोल्स डाल दिए तो अब ये सी अपॉन ए बी, ये कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो केसी के बराबर नहीं है, यानी क्यू की वैल्यू अब केसी के बराबर नहीं है। मतलब सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं रहा, क्यू की वैल्यू केसी से ज्यादा हो गई। तो वापस जो क्यू है वो किसके बराबर होना चाहेगा, केसी के बराबर। राइट नाउ क्यू की वैल्यू केसी से ज्यादा है, तो हमें क्यू की वैल्यू को क्या करना होगा, कम करना होगा, मतलब इस रेशियो को कम करना होगा, मतलब सी की कंसंट्रेशन को कम करना होगा, ए और बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? तो सी की कंसंट्रेशन को मैं कैसे कम कर सकता हूं, ए और बी को कैसे बढ़ा सकता हूं? अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाए तो सी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ए और बी की बढ़ जाएगी, जिससे ये रेशियो जो बढ़ गया था वो वापस कम हो जाएगा और क्यू की वैल्यू के सी के बराबर हो जाएगी, क्यू की वैल्यू के सी के बराबर हो जाएगी। रिया, पहले के लेक्चर्स अटेंड करो। अब आपको अगर ये नहीं पता क्यों क्या है तो कोई फायदा नहीं है,
लेक्चर्स पहले के अटेंड करो और फिर यहां पर आके डाउट पूछो। अगर आप जेई करना चाहते हो तो थोड़ा सा बी सीरियस। इस तरह से किसी भी क्लास में आके क्यों क्या है ऐसे पूछने से जेई नहीं होने वाली, बस हम मेरा टाइम खराब होने वाला है और जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं उनका टाइम खराब होने वाला है। तो मतलब क्या हुआ यहां पर, बड़ा सीधा सा है कि अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, बाहर से अगर प्रोडक्ट डालूंगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। Q जो है वो KC के बराबर था, जैसे ही मैं बाहर से प्रोडक्ट डालूंगा तो Q की वैल्यू बढ़ जाएगी और Q की वैल्यू बढ़ेगी तो वापस Q को कम करना होगा, यानी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, पीछे की डायरेक्शन में। और यही अगर आपने रिएक्टेंट डाले तो क्या होगा, रिएक्टेंट डालने पर ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, और क्यू की वैल्यू कम होगी तो ये रिएक्शन फिर किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। ये ऑलरेडी आपको पता है, अगर क्यू इज ग्रेटर देन के रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और क्यू इज लेस देन के रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब शॉर्ट में इसको ऐसा कह सकता हूं कि रिएक्टेंट डालोगे, इक्विलिब्रियम आ चुका है, और इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर और रिएक्टेंट डालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, प्रोडक्ट डालोगे बैकवर्ड में जाएगी। सीधा सीधा ये कह सकते हो, जो डालोगे वो कम होगा, जो नहीं डालोगे वो बढ़ेगा। प्रोडक्ट डालोगे तो प्रोडक्ट कम होगा यानी रिएक्शन पीछे आएगी, रिएक्टेंट डालोगे तो रिएक्टेंट कम होगा यानी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अब इसी चीज को ली शटिलियर कैसे समझाता है, देखो रियल ये थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, ली शटिलियर उसी को सिंपल वे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन ली शटिलियर का भी बेसिस क्या है, यही है। ली शटिलियर का कहने का तरीका अलग है, बट ली शटिलियर ने भी किस बेसिस पर सब कहा है, वो यहीं से कहा है। ली शटिलियर क्या कहता है, स्टेटमेंट अब सुनना, कि अगर आप किसी भी सिस्टम जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है और उस पर कुछ भी चेंज करते हो तो सिस्टम ट्राई टू नलीफाई दैट चेंज एज फार एज पॉसिबल। तो सिस्टम उस चेंज को नलीफाई करने की, कंपनसेट करने की कोशिश करता है, मतलब वो आपको अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाहर से सी के कुछ मोल्स डाल दिए, यानी आप सी के मोल्स, सी की कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हो, ली शटिलियर कहता है कि सिस्टम उसको कंपनसेट करेगा, सिस्टम उसको कंपनसेट करेगा। अब कंपनसेट कैसे करे, आपने सी के कुछ मोल्स डाले तो क्या वो ऐसा करेगा, आपने कंटेनर में मोल्स डाले वो निकाल के वापस फेंक देगा कि नहीं नहीं बढ़ा सकते हो, वो ऐसा नहीं करेगा। वो बड़ा यूं कह दो स्मार्ट है, श्रूड है, शातिर है, वो आपसे पंगा डायरेक्टली नहीं लेगा। बड़ा ऐसे आपको बुरा भी ना लगे और उसका काम भी हो जाए, यूं कह तो अगर आपने कंटेनर में सी के सी मोल्स डाले हैं, वो क्या करेगा, रिएक्शन को पीछे ले जाएगा। अगर सी के कुछ मोल्स डाले, रिएक्शन को पीछे लेके चला जाएगा। उससे क्या होगा, सी के जो मोल्स आपने डाले थे वो कुछ कम हो जाएंगे, यानी प्रोडक्ट डालोगे तो रिएक्शन को पीछे लेके जाएगा, रिएक्टेंट डालोगे रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाएगा। यही तो हो रहा था, यही हो रहा था। तो यहां पर लिख सकते हो, एडिशन ऑफ reactants at equilibrium favors forward reaction, और addition of products at equilibrium favors backward reaction। लिख लेना ये लाइन, और ध्यान रखना है सारी बातें इक्विलिब्रियम पर आ रही है। इक्विलिब्रियम आने के बाद मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, अब रिएक्टेंट डालोगे तो रिएक्शन और फॉरवर्ड में जाएगी, प्रोडक्ट डालोगे रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। मैथमेटिकली भी यही था, अगर प्रोडक्ट डालोगे तो क्यू की वैल्यू के से ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। तो प्रोडक्ट डालने पर रिएक्शन पीछे आती है, रिएक्टेंट डालने पर आगे जाती है। समझ गए मेरी बात को? दिस इज ली शटिलियर प्रिंसिपल, उससे भी समझ में आ रहा है, ऐसे भी समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो किसी रिएक्शन में कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, सॉलिड या प्योर लिक्विड या कोई सॉल्वेंट, जैसे अभी आपने
क्वेश्चन क्या था, H2 गैस प्लस सल्फर कन्वर्टिंग इनटू H2S। अगर आप यहां पर सल्फर डालते हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस रिएक्शन का जब आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो इसमें H2S और H2 सॉलिड तो अपीयर ही नहीं होगा, सॉलिड तो अपीयर ही नहीं होगा। तो सॉलिड डालने पर ना तो ये क्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, क्यू की वैल्यू अभी भी केसी के बराबर है। तो एडिशन ऑफ सल्फर हैज नो इफेक्ट, एडिशन ऑफ सल्फर हैज नो इफेक्ट, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे सल्फर 1 मोल हो, 2 मोल हो, 10 मोल हो, 15 मोल हो, इट हैज नो इफेक्ट। तो केवल उन्हीं से फर्क पड़ेगा जो केसी या केपी के एक्सप्रेशन में अपीयर हो रहे हो। यहां पर ए भी अपीयर हो रहा है, बी भी अपीयर हो रहा है, सी भी अपीयर हो रहा है, इसीलिए तीनों में से किसी के भी मोल्स चेंज करोगे चेंज होगा। लेकिन मान लो अगर बी अपीयर नहीं हो रहा है और उसके मोल्स बढ़ा दो कम कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, ये ध्यान रखना यहां पर। चलिए अब इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन करो, या उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और समझाता हूं। क्वेश्चन देने से पहले एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो यहां लिखा हुआ ना एज फार एज पॉसिबल, इस लाइन को अब समझा रहा हूं मैं आपको। लेट से ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी। ऑलरेडी इसके ए मोल्स है, इसके बी मोल्स है, इसके सी मोल्स है एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर हम कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन ए और बी, और अभी हमने देखा था सी अपॉन ए इंटू बी इंटू वी। अगर मैं यहां पर सी के कुछ एक्स मोल डाल देता हूं, एक्स मोल्स यहां पर सी के बाहर से डाल देता हूं, तो ये तो क्लियर है कि रिएक्शन पीछे जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमने सी के सी मोल्स डाले हैं वो कम करने की कोशिश करेगी। ये ध्यान रखना, ये क्या कहना, रिएक्शन क्या करेगी, जो भी आप चेंज कर रहे हो उसको अपोज करती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, ये नेचर होती केमिकल रिएक्शन की। अच्छा तुम सी के मोल्स बढ़ाना चाहते हो ना, बढ़ा के दिखाओ, लो मैं कम कर दूंगा, है ना। रेजिस्टेंस टू चेंज, हम चेंज नहीं होंगे, ये हर नेचर इंसानों की भी होती है और यहां पर भी होती है। होता ना कि कोई कह दे ऐसा कर लो, नहीं करूंगा सब, और कर भी रहा होता तब भी नहीं करता, खुद चाहे कर देगा। आप सोचो, आपने अगर सी के मोल्स डाले बाहर से तो वो सी के मोल्स को कम करने की कोशिश करेगा, उसके लिए वो रिएक्शन को पीछे लेके जाएगा, पीछे लेके जाएगा और ए और बी की कंसेंट्रेशन को चेंज कर देगा। यानी सी के मोल्स कम करने के लिए वो ए और बी की कंसेंट्रेशन को चेंज कर देगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सी के मोल्स को तो कम करके रहूंगा सब। सी के मोल्स, तुम सी के मोल्स बढ़ाने से, यानी सिस्टम क्या कहता है, तुम सी के मोल्स बढ़ाना चाहोगे तो मैं सी के मोल्स कम करूंगा। तो ये नेचर होती बेटा, ये बात सही, रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर बहुत बार पता है ऐसा क्या होता है कि आपको कोई चीज एक चीज पता है, बाद में पता आपको ऐसा लगता है ये तो गलत पता है, फिर भी आपकी बॉडी मानने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसा लगता है यार काश यही सही हो। अगर कोई आपसे कहते ना कि आप गलत हो, हट मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मैं तो सही हूं, आई एम ऑलवेज राइट, रेजिस्टेंस टू चेंज। इसीलिए एक लाइन कभी कभी मैंने सुनी थी, कोई कहता ना कि दुनिया को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलना सीखो। अगर अपने आप को बदल दोगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। लेकिन जनता क्या चाहती, मैं नहीं बदलूंगा, दुनिया बदले साहब, मैं तो मैं से रहूंगा, आई एम ऑलवेज राइट। हाँ वो इनर्शिया वाली बात होती है, इनर्शिया जो है वो ठीक है भाई, जो है वो ठीक है, बस इनर्शिया होता है, इनर्शिया, दैट्स ट्रू। अरे वाह, दीपिका ने बड़ी सही लाइन बोली, मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता का स्टेटमेंट था ये, करेक्ट। और आपको पता है वो नंदिनी गुप्ता कहाँ की है?
यस, शी इज फ्रॉम कोटा। सर की वाइफ ऑलवेज राइट, सर रॉन्ग हो सकते हैं, हैं? अच्छा, कोई और कह रहा कि यार ये नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रवित्नकर, पता नहीं। सर ये महात्मा गांधी की लाइन है। हो सकता है भाई, अभी अभी जिसके मुंह से सुनी वो याद है। हाँ, तनिष्क कह रहा कि आपके स्टूडेंट या रिलेटिव दोनों ही नहीं है। आप क्यों खुश हो रहे हो? अच्छा बेटा, वाह, ये ठीक है। हाँ, इंडिया क्रिकेट में मैच जीत जाए मैं खुश होऊंगा तो कभी नहीं पूछोगे सर आप क्यों खुश हो रहे हो? अच्छा, चंद्रयान मून पे लैंड कर जाए मैं क्यों खुश हो रहा हूं ये नहीं पूछोगे। लेकिन यहां पर मैं क्यों खुश हो रहा हूं वो जरूर पूछोगे। तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है बेटा, और कुछ नहीं है। इस तुम्हारी गलत सोच है, ये गलत सोच है। तुम बार बार धमकी क्यों देते हो मेरे को? ऐसे मैं कुछ भी इस तरह की बातें करता हूं तो हाँ, ये धमकियां क्यों देते हो कि ये क्लिप हम किसी को दिखा देंगे, ये क्लिप किसी मैम को दिखाएंगे? ये क्या है भाई? तुम्हें क्या लगता है इतना डरता हूं क्या मैं? हैं? लेकिन तुम है ना जानबूझ के मेरे को चढ़ा मत दो। वापस इधर आओ चुपचाप। चलिए वापस इस पर आते हैं, बातें खत्म। पढ़ने दो भाई, पढ़ने दो। तुम्हारा जेई नहीं है, मेरा जेई का एग्जाम आने वाला, प्लीज मुझे पढ़ने दो, पढ़ाने दो। अब इधर देखूंगा भी नहीं, केवल इधर पढ़ूंगा मैं। तो अब सोचो यहां पर, अगर मैंने यहां पर सी के कुछ मोल्स डाले, ये तो क्लियर है कि रिएक्शन पीछे आएगी, वो सी के मोल्स को कम करेगा। बट क्या अगर मैंने यहां पर एक्स मोल्स डाले हैं, तो जितने मोल्स मैंने इसके बढ़ाए क्या वो सारे रिएक्ट करके इधर आ जाएंगे? सोचो अगर ये सारे मोल्स, यानी सारे मोल्स रिएक्ट कर गए तो क्या होगा? ये रिएक्शन पीछे क्यों आ रही है? क्योंकि क्यू की वैल्यू जो है वो के से ज्यादा हो गई। अब वापस से सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा, वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा, मतलब ये रेशियो की वैल्यू जो केसी से ज्यादा हो गई वो वापस किसके बराबर आनी चाहती है? केसी के बराबर। यानी ये रेशियो चाहता है कि इसकी वैल्यू वापस केसी के बराबर आ जाए। अब अगर सी की कंसेंट्रेशन जो पहले थी वही हो गई, तो ये वैल्यू तो जो पहले थी वही हो जाएगी। लेकिन अगर सी के ये एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए तो बी की कंसेंट्रेशन प्लस एक्स हो जाएगी, ए की कंसेंट्रेशन भी प्लस एक्स हो जाएगी। तो सी की कंसेंट्रेशन तो जो थी पहले वही हो गई, लेकिन ए और बी की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। और अगर ए और बी की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो ये रेशियो जो है वो तो कम हो जाएगा केसी से। यानी वो रेशियो जो है वो केसी से कम हो जाएगा। यानी रिएक्शन पीछे क्यों जा रही थी? क्योंकि क्यू केसी से ज्यादा हो गया, क्यू की वैल्यू केसी से ज्यादा हो गई। और अगर ये एक्स के एक्स मोल रिएक्ट कर जाते हैं तो पता है क्या होगा? क्यू की वैल्यू केसी से कम हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही क्यू की वैल्यू केसी के बराबर होगी, रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। इसको ऐसे समझना, आपने क्या किया, पहले ये क्यू, ये मेरा ये हाथ क्यू है, ये हाथ केसी है। पहले क्यू और केसी बराबर थे। अब जैसे ही आपने कुछ प्रोडक्ट के मोल्स डाले, क्यू की वैल्यू बढ़ गई।
Q की वैल्यू बढ़ गई, अब रिएक्शन पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, Q की वैल्यू कम हो रही है, Q की वैल्यू कम हो रही है, और जैसे ही Q की वैल्यू वापस Kc के बराबर हुई, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। Q की वैल्यू कभी Kc से नीचे नहीं जाएगी, मतलब ये X के X मोल कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। करेंगे इसमें से कुछ, लेकिन सारे रिएक्ट नहीं करेंगे। यानी सिस्टम जो आप चेंज करोगे उसे नलीफाई करने की कोशिश तो करेगा, उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा, बट हो सकता है 5%, 10%, 15%, 25%, 50%, 60%, 100% कंपनसेट नहीं कर पाएगा। वो कितना कर पाएगा वो कैलकुलेट करना होगा, लेकिन 100% कंपनसेट नहीं कर पाएगा। मतलब सिस्टम यहां पर उसे कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, बट कितना करेगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या 100% हो जाएगा, तो यहां पर 100% नहीं होगा। 100% कंपनसेशन यहां पर नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये भी आता है, क्वेश्चन ये भी आता है क्या, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन ये भी आता है क्या किसी रिएक्शन में ये इफेक्ट 100% कंपनसेट होता है क्या? क्या किसी रिएक्शन में ये इफेक्ट 100% कंपनसेट होगा क्या? यहां दिख रहा है इस रिएक्शन में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर C की कंसेंट्रेशन वही आ गई, अगर न्यूमेरेटर वही है तो डिनोमिनेटर भी वही होना चाहिए, तो ये तो बढ़ गए, ये वही रह गया तो चेंज हो जाएगा। क्या इस रिएक्शन में इफेक्ट 100% कंपनसेट होगा? मान लो रिएक्शन ए और सी है, ए कन्वर्टिंग इनटू सी, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? C अपॉन ए। अब आपने अगर इसके एक्स मोल्स और डाल दिए, अगर ये x के x मोल रिएक्ट कर जाते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन तो वही आ जाएगी, a की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहां पर भी इफेक्ट 100% कंपनसेट नहीं होगा। तो कौन सी रिएक्शन में होगा मैं बताता हूं। अगर किसी रिएक्शन में केवल एक ही सब्सटेंस Kp या Kc के एक्सप्रेशन में अपीयर हो रहा है, तो जैसे इस रिएक्शन में ये सॉलिड है, ये गैस है, अगर मैं इसका कोई भी Kp या Kc का एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट से Kc, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, मान लो इसकी ए है तो ये ए आ जाएगी, ये तो अपीयर ही नहीं हो रहा है। और अब अगर आपने इसके एक्स मोल्स और डाले बाहर से, तो ये रिएक्शन पीछे जाएगी, कब तक? जब तक वापस इस ए की कंसंट्रेशन ए के बराबर ना हो जाए। यानी जब तक ये एक्स पूरा रिएक्ट नहीं कर जाता, रिएक्शन पीछे जाएगी और सिस्टम वापस कब इक्विलिब्रियम पर आएगा? जब ए की कंसंट्रेशन ए हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें केसी या केपी में एक ही सब्सटेंस अपीयर हो रहा है, केवल एक ही, जैसे यहां पर, और आप उसी के मोल्स बढ़ाते हो या उसी के मोल्स कम करते हो, तो इफेक्ट 100% कंपनसेट होगा। अगर दो सब्सटेंस अपीयर हो रहे हैं, जैसे ए और सी, तीन अपीयर हो रहे हैं, चार अपीयर हो रहे हैं, तो इफेक्ट 100% कंपनसेट नहीं होगा। यानी रिएक्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सर इसमें इफेक्ट 100% कंपनसेट होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ये आप कह सकते हो। बात समझ में आई? यानी यहां पर एग्जाम्पल लिख लो, यहां ऐसे लिखो, 100% कंपनसेशन अकर्स, 100% compensation occurs यहां पर भी 100% नहीं होगा, यहां पर भी 100% नहीं होगा। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, निश्चित केवल इक्विलिब्रियम आने के बाद की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम से पहले की कोई बात नहीं है। जो सारा डिस्कशन हो रहा है, एक जो सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है और उसकी हम बात कर रहे हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फॉर द गिवन रिएक्शन A plus B converting into C plus D, the number of moles at equilibrium was found to be
found to be 4, 4, 2 and 8 respectively. In 1 liter container, in 1 liter container, full stop. Find the number of moles at new equilibrium if 18 moles of D are added to above container. अगर इस कंटेनर में 18 मोल्स डी के और ऐड करते हैं तो बताइए इन सब के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। कर रहे हो ना क्वेश्चन। 2 स्टेप में होगा। पहली स्टेप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करो। केसी की वैल्यू निकालो, बिल्कुल सही। पूर्णिम वापस से करो। सोचो थोड़ा सा। तुमने एक एंगल से तो आंसर सोच लिया लेकिन थोड़ा दूसरे एंगल से गड़बड़ हो रहा हो। केसी की वैल्यू बिल्कुल सही 1 आ जाएगी। भाव्य 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 बिल्कुल सही आंसर। भाव्य का आंसर आ गया है भव्य या भाव्य, भव्य होगा। नॉट भाव्य, भव्य, राइट। वैसे भव्य भाव्या मेरे को लगता है स्पेलिंग वही होती है। कैलकुलेशन आसान है, कैलकुलेशन टफ नहीं है। प्रियांशु गलत। अच्छा भव्या है ऐसा, डबल ए है। ऐसे लिखो बॉय या गर्ल। तो मैं मतलब निकाल लूंगा। अलशत या हाँ अलशत गलत है। सारंग गलत है। आदित्य को बड़ा पूछना है कि सर लड़का है या लड़की है।
तुम्हें बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की है। ओके, तो इट्स नॉट भव्य, इट्स भाव्या। तो भाव्या का आंसर बिल्कुल सही है भाई। इसके इनिशियली मोल्स है 4, 4, 4, 2 और 8। तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन, सिंस वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो मोल्स है वही कंसंट्रेशन हो गई। अब हमने क्या किया, इसके 18 मोल्स और डाल दिए, तो अब इसके कितने मोल्स हो गए? 26। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं रहा, प्रोडक्ट डालोगे तो रिएक्शन पीछे आएगी, यानी अब सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बनाएंगे। तो मान लेते हैं इसमें से कितने मोल्स रिएक्ट कर गए? एक्स। तो इसमें से भी कितने रिएक्ट करेंगे? एक्स। इसके कितने बनेंगे? एक्स। 4 ऑलरेडी है तो 4 + x, और ये भी 4 + x। क्या डी के मोल्स डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा? सुखप्रीत का आंसर सही है, बिल्कुल सही। क्या डी के मोल्स डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा? नहीं, वो तो अभी भी कितना रहेगा? 1। तो के सी अभी भी 1 है। तो सी की कंसेंट्रेशन 2 - x, डी की कंसेंट्रेशन 26 - x, ए और बी की कंसेंट्रेशन 4 + x, 4 + x। x के लिए सॉल्व करो, और यहां से जब x के लिए सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1। मतलब आप सोचो, आपने 18 मोल्स डाले थे, 18 मोल्स डाले थे और रिएक्ट केवल कितना कर रहा है? 1। यानी फाइनली इसके 5, इसके भी 5, इसके 1 और इसके 25। फाइनल आंसर 5, 5, 1, 25। कहां गड़बड़ हो रही थी बेटा? इतना सही करना है जो दिख रहा है यहां पर। ऋषा बेटा, क्लासेस रेगुलरली करो, यही टिप्स है, रेगुलर होमवर्क करो। देखो स्नेहा, मुझे हर जगह एक एक दो दो एग्जाम्पल का डेटा याद रहता है, उसमें कैलकुलेशन कम होती है। अब मैं अगर मन से अभी यहां पर कोई क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। शीट में बहुत सारे क्वेश्चन बन मिलेंगे, डोंट वरी। वाई 2 - x, अच्छा डी रिएक्ट करेगा, सी नहीं रिएक्ट करेगा। डी से ही केवल ए और बी बन जाएगा। सी और डी जब दोनों रिएक्ट करेंगे तब बनेगा ना, तो अगर इसके एक्स मोल कम होंगे तो इसके भी एक्स कम होंगे। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। 18 में मतलब 8 को ही भूल गए, 18 ऐड किए तो 8 को 0 कर दिया। बहुत बढ़िया। पूर्णिम कह रहा है कि आप मेरे सही आंसर नहीं देखते, गलत देखता हूं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं। यहां से क्या देखा हमने? डी के मोल्स डाले तो डी और सी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आपने 18 मोल्स डाले, उसमें से रिएक्ट केवल कितना कर रहा है? 1। रिएक्ट केवल कितना कर रहा है? 1। अब यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। ली शटिलर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसमें दो इक्विलिब्रियम होंगे, एक ओल्ड इक्विलिब्रियम, एक न्यू इक्विलिब्रियम। यानी ये ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम था जिसे मैं ओल्ड इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं, कुछ ऐड कर दिया, अब ये इक्विलिब्रियम नहीं रहा, वापस सिस्टम किस स्टेट में आ गया? इक्विलिब्रियम पर। तो अब यहां पर ओल्ड टू न्यू इक्विलिब्रियम हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ओल्ड से न्यू इक्विलिब्रियम पर डी के कंसंट्रेशन या डी की कंसंट्रेशन अगर हम कंपेयर करें तो ओल्ड से न्यू इक्विलिब्रियम पर डी के मोल्स, डी की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ओके पूर्णिम, फाइन फाइन। तो डी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, लेकिन सी की कंसंट्रेशन क्या हुई? कम हुई। ए और बी की कंसंट्रेशन क्या हो गई? बढ़ गई। ए और बी की बढ़ गई, सी की कम हो रही है, डी की बढ़ रही है।
तो इसको कैसे समझे, देखो जिसके मोल्स आपने डाले वो तो पूरे तो कंज्यूम हो गए नहीं। अगर आपने 18 डाले तो 18 मोल्स डालने के बाद, ये नहीं कि सर 18 डालने के बाद वो रिएक्ट कर रहा है। ओल्ड इक्विलिब्रियम कब है, जब 8 मोल्स थे। जब आपने 18 मोल्स डाल दिए तो ये 26 इक्विलिब्रियम नहीं है, 26 इक्विलिब्रियम नहीं है। वापस इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इसके 25 हो गए। तो कंपैरिजन कहां से कहां होगा, ओल्ड टू न्यू इक्विलिब्रियम। तो जिसके मोल्स डाल रहे हो उसके तो बढ़ेंगे, लेकिन अब सी के मोल्स डाले तो नहीं थे बट रिएक्ट तो करेंगे। अगर डी कम होगा तो साथ में सी भी थोड़ा कम होगा, और सी के हमने बाहर से नहीं डाले थे तो सी के मोल्स क्या हो गए, कम हो गए। तो ओल्ड से न्यू इक्विलिब्रियम पर डी के बढ़ गए, सी के कम हुए, ए के भी बढ़ गए और बी के भी बढ़ गए। इसको मैं ऐसे अब बताता हूं आपको, ए कन्वर्टिंग ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी। ऑलरेडी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और इसमें हमने बाहर से कुछ डी के मोल्स डाले, एडिशन ऑफ डी। तो क्या कहोगे, ओल्ड टू न्यू इक्विलिब्रियम, ओल्ड टू न्यू इक्विलिब्रियम कंपेयर करोगे तो डी के मोल्स बढ़ेंगे, क्योंकि जितने आपने डाले हैं उतने रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब रिएक्शन पीछे जाएगी तो सी के मोल्स कम होंगे। अब सी के डाले तो थे नहीं, कम जरूर होंगे, तो सी की कंसंट्रेशन कम होगी। और रिएक्शन अगर पीछे आएगी तो ए और बी के मोल्स बढ़ेंगे। अब मुझे ये बताओ, इंस्टेड ऑफ डी अगर मैं इस कंटेनर में ए के मोल्स डालता हूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां पर ए के मोल्स डालता हूं तो क्या होगा, ए बी सी डी, किसके मोल्स बढ़ेंगे किसके कम होंगे, ऐसे लिखो। अगर इंक्रीज हो रहा तो आई, डिक्रीज हो रहा तो डी। ऑर्डर में लिखना, सबसे पहले ए फिर बी फिर सी और डी, यानी ऐसे लिखना आई आई डी डी आई डी आई डी, या आई आई डी डी, या वॉट एवर। बी कम होगा, सी और डी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बोला। हेलो, ए पर भी कमेंट करो, ए बी सी डी सब पर कमेंट करो। तनिष्क गलत लिखा, बिल्कुल बहुतों के आंसर सही है, आई डी आई आई। अगर ए के मोल्स डालेंगे तो ए के बढ़ेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो बी के कम होंगे, फॉरवर्ड में जाएगी तो सी के भी बढ़ेंगे, डी के भी बढ़ेंगे। एडिशन ऑफ सी, एडिशन ऑफ सी, अब बताइए अगर मैं सी के मोल्स डाल रहा हूं तो क्या होगा, अमरेंद्र बिल्कुल सही, निहाल सही, निशित, स्नेहा, अलशत सभी के सही आ रहे हैं, अभिनव, सारंग, संजय, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा सॉरी, बट सबके आंसर बिल्कुल सही है, किसी का भी गलत नहीं है। अगर सी को ऐड करूंगा तो सी के बढ़ेंगे, डी के कम होंगे, ए और बी दोनों के बढ़ेंगे। बट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं इसी में, एडिशन के बजाय रिमूवल ऑफ बी। सोचो अगर मैंने बी के कुछ मोल्स निकाल दिए, पहले तो ये बताओ बी के कुछ मोल्स निकालूंगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड आएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अगर बी के कुछ मोल्स निकाल दिए तो बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। ली शेटिलियर से सोचो, जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने सी के मोल्स कम किए तो सिस्टम सी के मोल्स को बढ़ाना चाहेगा, सिस्टम सी के मोल्स को कैसे बढ़ाएगा, रिएक्शन पीछे लाके, तो रिएक्शन पीछे आएगी। लेकिन अब बताओ, आंसर बताओ फिर समझाऊंगा मैं क्या होगा, आंसर बताइए। ये तो सही है, पीछे आएगी, यहां तक तो ठीक है। किसी ने आंसर लिखा है भाव्या, बिल्कुल सही। और किसका आया है, और किसका, राज बिल्कुल सही, सारंग का सही, उत्कर्ष का सही, भाविक का भी सही, आर्यन का भी सही है, रवित्रनकर, ये नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है बट सही आंसर है, प्रियांश या प्रियांशु, चंदन, कृष्णा, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं सबके, बिल्कुल। लेकिन क्या कहते हो, बी के जितने मोल्स निकाले थे क्या वापस उतने ही बन जाएंगे,
बी के जितने मोल्स आप निकालोगे वापस उतने नहीं बनेंगे, इफेक्ट 100% कंपनसेट नहीं होगा। अगर आपने बी के 5 मोल निकाले वापस एक बन जाएगा, दो बन जाएगा, 5 के 5 मोल वापस नहीं बनेंगे तो बी के कम होंगे। लेकिन रिएक्शन पीछे आएगी तो ए का बढ़ेगा, और रिएक्शन पीछे आएगी तो इसके मोल्स भी कम होंगे, इसके मोल्स भी कम होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहां पर बनते हैं। राइट। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन मोल्स। किसी के मोल्स बढ़ा रहे हैं, किसी के मोल्स कम कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा, क्वेश्चन क्या बनते हैं, वो मैंने आपको यहां पर बताया। देन सेकंड पार्ट पर आते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। हो गया आज का ऐसा। मैंने अपनी दोस्त को ऐसा, ये एक्सचेंज ऑफर भी चलता है क्या स्नेहा? हाँ पढ़ लो रुद्रांश। हेलो कह रहा नहीं सर खत्म मत करो। नीलेश कह रहा सर एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन अभी बनेगा बेटा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी तो इस पर तो ये कंसंट्रेशन वाले पे ज्यादा कुछ नहीं बनता। प्रियांशु कह रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप बता दो, यार कितनी बार बता चुका हूं। AK 7007 इस नाम से है। क्या देव तुम अभी भी तुम्हें ऐसे कंपेयर करना है, हद कर दी तूने। रुद्रांश कह रहा है कि मेरे भैया आपसे पढ़े हैं अन अकेडमी पर। अच्छा, और किन किन के ब्रदर सिस्टर पढ़े हुए हैं बता सकता कोई? किसी को आई, कोई बताएगा? और एनीवन जिसका ब्रदर सिस्टर या कोई क्लोज फ्रेंड जो पढ़ा हो, मेरे बारे में जाना हो किसी से। 7007 यस कार का भी नंबर है। ड्रॉप अभी भी पढ़ रहा है, मेरे पढ़े हैं, अक्षत का कहना है, माई, अमरिंदर, और लिखो देखिए जनरल। ओके, अंकित की सिस्टर, दोस्त लोग हैं, अन अकेडमी पे पढ़े हैं, मेरे भैया पढ़े हैं न्यूक्लियस कोटा में आपसे, द्रव्य अभी भी पढ़ रहे हैं। ओके, बहुतों के हैं, बहुतों के हैं। एनीथिंग स्पेशल अबाउट 7007? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एक बार पहली बार गाड़ी ली थी तो नंबर ले लिया 7007, तो फिर दूसरी बार में भी वही ले लिया, तीसरी बार में भी वही ले लिया।
चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया। सुखप्रीत तो गूगल नहीं कहता बेटा, गूगल पर स्टूडेंट्स कहते हैं। कजिन ने सजेस्ट किया। माय ब्रदर, अंकित का कहना है। चलो, इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। O1 में जो भी छूटे हुए अप टू 62, अप टू 62, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा S2 के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आप लोगों को। वन से लेके 4 तक। ज्यादा नहीं दिया। इसमें जो भी छूटे हुए हैं वो कर लेना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो बाद में करेंगे बेटा, ठीक है तनिष्क? चलिए, बाय बाय। यार, जेई मेंस अभी दे नहीं सकता ना। जेई मेंस में क्या मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। जेई मेंस तभी दे सकते हैं या तो अलग अलग 1 बाय 1 करके दो। तो जेई मेंस जब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होता है तभी दे पाते हैं। समर्थ बेटा, पढ़ने पे ध्यान लगाओ, नहीं तो सब चली जाएगी। हाँ। बाय बाय।